हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, और एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इक्वेटोरियल प्लेन पर कितना होगा। इस दो केसेस में हम इसको स्टडी करेंगे। आप सभी से मैं रिकमेंड करूंगा कि ये लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो उससे पहले आप पुराना वाला लेक्चर देख चुके होंगे, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके आप उस लेक्चर को देखिए। यूट्यूब पर टाइप करेंगे आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 03 आराध्या एकेडमी, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। अदरवाइज मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। पहले वो लेक्चर देख कर आइए, क्योंकि हमने वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात की है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बेसिक्स के बारे में बात की है। अगर आपको वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो ये लेक्चर आपको समझ में कम आएगा। तो पहले जाके उस लेक्चर को देखें, फिर उसके बाद इस लेक्चर पढ़ाएं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको हम लोग शॉर्ट में EFL भी कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हमने ये समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होता है। आपको याद होगा, हमने मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, इस पॉजिटिव चार्ज के पास में हमने अपना टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज छोटा वाला मच्छर वाला चार्ज रखा। तो ये टेस्ट चार्ज इससे बाहर की तरफ जाएगा। इस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ रखेंगे तो बाहर की तरफ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो बाहर की तरफ जाएगा। यानी कुल मिलाकर जहाँ कहीं भी आप इस टेस्ट चार्ज को रखोगे ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। तो बेसिकली ये जो लाइन आपने बनाई है ना, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये चार्ज किधर किधर गया है। ये टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में गया है, आपने उन डायरेक्शन को बस इमेजिनरी तरीके से, ये जैसे इधर जा रहा है तो आपने टेस्ट चार्ज के साथ साथ लाइन आपने ड्रॉ कर दी, यहाँ टेस्ट चार्ज आपने लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ ड्रॉ कर दी। जितनी भी आपने लाइंस ड्रॉ करी हैं ये सब इस टेस्ट चार्ज को, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ध्यान में रखते हुए बनाई हैं। ये जो लाइंस आपने यहाँ ड्रॉ की है ना, ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली इन लाइंस को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कौन सी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ऐसी लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई गई हैं। एक्चुअली ये चार्ज पीछे कोई नहीं कि ये चार्ज चल रहा है, पीछे से जेट निकलता जा रहा है। जेट प्लेन होता है ना, पीछे आगे प्लेन चल रहा है, पीछे धुआं निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि पीछे इसके ये लाइन बन रही है, इमेजिनरी लाइन है। ये चार्ज आगे मूव कर रहा है, आपने इसके जिस मोशन को, जिधर जिधर ये चार्ज जा रहा है वहाँ वहाँ आपने मार्किंग कर दी अगर, तो ये जो मार्किंग आप कर रहे हैं ना, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इमेजिनरी लाइंस हैं, चार्ज नहीं बना रहा है इसे, आप बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से लिखेंगे इस बारे में। व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? नोट करेंगे, नोट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज imaginary lines, are those imaginary lines which represents इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इसके बारे में इसकी क्या क्या कंपोनेंट रिप्रेजेंट करती हैं, कैसे करती हैं, समझेंगे। बेसिकली क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं जो आपने ड्रॉ की हैं पॉजिटिव चार्ज की मोशन को ध्यान में रखते हुए, जो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, नोट करें से, नोट कीजिए। हो गया, चलिए इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं नोट कर लिया आपने, इरेज करते चलिए। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह की होती हैं, डिफरेंट चार्जेस के लिए। तो अभी हमने सबसे पहले लिखा था पॉइंट चार्ज, तो फिर से बना देते हैं एक बार। फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे, सिर्फ डायग्राम बनाना है आपको। कल हमने लास्ट जो हमारी वीडियो आपकी आई थी उसमें देखेंगे आप कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से रेडियली आउटवर्ड थी। अभी हमने देखा ना अभी फिलहाल कि यहाँ अगर आप कोई टेस्ट चार्ज रखोगे तो इस टेस्ट चार्ज की वजह से
इस टेस्ट चार्ज पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा, तो वो बाहर की तरफ जाएगा। जिधर वो जा रहा है वहीं आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, आपको रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेंगी फॉर पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा हमने पॉइंट चार्ज लिया नेगेटिव चार्ज। तो इसके लिए कैसे थी, इसके लिए भाई यहाँ पे सपोज करो आपने यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा, तो ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। यहाँ जो ये टेस्ट चार्ज आपने रखा है ये इसकी तरफ आएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होंगी। रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, रेडियली इनवर्ड होंगी। नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड और पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड। ये तो होगी पॉइंट चार्ज की कहानी। पॉइंट चार्ज के लिए इस तरह से रेडियली इनवर्ड होगा, और पॉइंट नेगेटिव चार्ज के लिए, यहाँ पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होगा। लिख लो आप यहाँ पर चाहो तो इस बात को, रेडियली इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, सॉरी रेडियली आउटवर्ड, और यहाँ पर रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड अंदर की तरफ, यहाँ बाहर की तरफ। नोट कीजिए, हो गया। चलिए अभी अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास पास रखे हो तो क्या होगा। यहां रख लिया हमने पॉजिटिव चार्ज, यहां रख लिया नेगेटिव चार्ज, पूरा एक सिस्टम है चार्ज का। जैसे डायपोल मान लीजिए कि डायपोल के लिए कैसा होगा समझिए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज से ये लाइंस बाहर के लिए निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ चले जाएंगे, नहीं इस तरह से आपको ये मिलेगा, यहाँ से बाहर की तरफ, यहाँ से अंदर की तरफ, ऐसे बाहर यहाँ अंदर, ये बाहर यहाँ अंदर। नेगेटिव चार्ज में अंदर जाते हुए, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। मतलब एक तरह से एक डायपोल की तरह। अगर आप डायपोल के लिए बात करें तो वहां भी ऐसी बनेगी फील्ड लाइंस। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? इरेज करें इसको, नोट करते रहिए साथ साथ। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो फिर बातें याद नहीं रहेंगी आपको। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ले लिया, अभी हमने पीछे अनलाइक चार्जेस लिए थे। अगर लाइक चार्जेस ले लें तो क्या होगा, तो यहाँ से फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, यहाँ से ही बाहर निकलेंगी, और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब बेसिकली यहाँ फील्ड लाइन इस तरह से आगे निकल जाएंगे। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा पॉजिटिव पॉजिटिव में, और यहाँ भी फील्ड आउटवर्ड होगा। मतलब बीच में यहाँ पे पता है कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। भाई यहाँ से बाहर की तरफ इस चार्ज से इधर होगा, इस चार्ज की वजह से इधर होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना। यानी एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा होगा जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अरे बात को समझो यार, इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, पॉजिटिव से बाहर की तरफ होता है ना। इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और दोनों चार्जेस अगर बराबर बराबर हैं और एग्जैक्टली भी मिड में आपने ये पॉइंट ले लिया है, तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा ना। इसलिए इस पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, इसे न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में एक ऐसा पॉइंट भी है जहाँ पर नेट चार्ज जीरो है, न्यूट्रल पॉइंट। हो गया।
तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनती हैं उसको ड्रॉ किया है। आप भी इसे ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहेगी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये सारी प्रॉपर्टी आपको नोट करनी है कॉपी में। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या EFL की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जो आपको बताई थी कि कैसी लाइन है, रियल लाइन है या इमेजिनरी है। इमेजिनरी है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, बस आपको लिखना है कि क्या है। दीज आर इमेजिनरी लाइंस। अच्छा, कैसी इमेजिनरी लाइंस है, क्या फ़ायदा है इनका। इनका फ़ायदा ये है कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, इसके किसी भी पॉइंट पर यहाँ अगर आप टेस्ट चार्ज को रखोगे तो वो इधर भागेगा, यहाँ रखोगे टेस्ट चार्ज को इधर भागेगा, यहाँ रखोगे टेस्ट चार्ज को इधर भागेगा। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग हियर कि जिस पॉइंट पर आपको, अगर आपको ये लाइन पता है कि ये लाइन ये रही जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहाँ पर दे रखी है, अगर आपको ये पता है कि ये फील्ड लाइन है तो आप ये बता सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो कहाँ जाएगा। आप सिंपली इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वही उस पॉजिटिव चार्ज के मूव, जो टेस्ट चार्ज है आपका उसके मोशन की डायरेक्शन होगी। यानी बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट आपको उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज के मूव होने की डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या थी, जिधर टेस्ट चार्ज जाता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है। यानी कि ऐसी लाइंस हैं इमेजिनरी लाइंस, दीज आर इमेजिनरी लाइंस whose tangent at any point, किसी भी पॉइंट पर आप इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, at any point represents the direction of electric field at that point, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। कौन बताती है, जो इमेजिनरी लाइन आपने ड्रॉ की है ये नहीं बताएगी। इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट बताएगी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या था। समझ में आ रहा है। ये कुछ वैसा है जो आपने 11th में स्टडी किया था। अरे स्ट्रीम लाइन पढ़ी थी आपने, स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमको उस फ्लो की डायरेक्शन पता चलती है। वैसा ही कुछ है। सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए जल्दी से। सेकंड प्रॉपर्टी लिखेंगे आप, EFL या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस उनको हम बोल देते हैं। EFL स्टार्ट्स, कहाँ से स्टार्ट होती हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं एंड कहाँ पे होती हैं, एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती हैं, नोट करते हैं साथ साथ। थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाली, कई बार एग्जाम पूछी गई है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर नहीं काटती, कभी भी। चाहे एक चार्ज की हो, 10 चार्ज की हो, आसपास आपके किसी ने भी चार्ज रखे हैं, हर चार्ज की अपनी अपनी फील्ड लाइन होंगी। कोई भी फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी, बिल्कुल कट नहीं करेगी।
क्यों होगा ऐसा, समझो बात को। मान के चलो, यहाँ पर देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ डायग्राम। मान के चलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है। मान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस पॉइंट पर आप ध्यान से देखें, इस पॉइंट पर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, एक टेंजेंट इस वाले कर्व के लिए और एक टेंजेंट इस वाले कर्व के लिए। ये दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। ये दो टेंजेंट, आपने कहा था टेंजेंट क्या बताती है, whose tangent at any point represent the direction of electric field। ये टेंजेंट क्या बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किससे निकालते थे हम, टेस्ट चार्ज से। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आपने एक टेस्ट चार्ज रखा, दो डायरेक्शन होने का मतलब ये है कि ये टेस्ट चार्ज इस जगह से दो डायरेक्शन में जाएगा। अब एक ही चार्ज दो जगह कैसे चला जाएगा, अब समझिए ना, ये लाइन बनाई इस तरह से गई है कि जिधर जिधर टेस्ट चार्ज जा रहा है वहाँ वहाँ बना दीजिए। दो लाइन आपस में कट करने का मतलब है कि यहाँ इनके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये दो डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी। ये पॉसिबल थोड़ी है भाई, एक ही पॉइंट से चार्ज, एक ही चार्ज दो जगह नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल सिचुएशन है। इसीलिए कभी भी ये लाइन से एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती। लिखेंगे रीजन इसमें, बिकॉज इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करती हैं तो क्या होगा, देयर कैन बी ड्रॉन टू टेंजेंट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं और ये दो टेंजेंट क्या बताएंगी, विच रिप्रेजेंट्स the two direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन बताएंगे वो एक ही पॉइंट पर, एट दैट पॉइंट, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है भाई, विच इज इम्पॉसिबल। नोट कीजिए, विच इज इम्पॉसिबल। हो गया, चलिए अगली प्रॉपर्टी चलते हैं। नोट हो गया सभी का, पॉज कीजिए, नोट जरूर कीजिए इसको। अगली प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछी गई कई बार, इसको ढंग से नोट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती हैं, खिंचना चाहती हैं लेंथ वाइज। मतलब अगर ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसकी फील्ड लाइंस हैं, तो ये फील्ड लाइंस ना लेंथ वाइज खिंचना चाहती हैं। मतलब ये ऐसे फील्ड लाइन जा रही, चाह रही है कि ये एक खिंचे, अंदर की तरफ आए। मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन कर रहा है, लेंथ वाइज, विच डिफाइन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे ये डिफाइन कर रही है प्रॉपर्टी। ये दोनों, ये लाइंस समझो बात को, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइन गई। ये फील्ड लाइन जो यहाँ से जा रही है, ये इस तरह से खींचना चाहती है। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? ये लेंथ वाइज वेस्ट, अरे समझो, देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ से फील्ड लाइन गई, तो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती हैं। खींचना मतलब स्ट्रेच होना नहीं, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना चाहती हैं। जब सिकुड़ेंगी तो क्या होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन कर रहा है। हो गया। दूसरा, अगली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस tries to stretch widthwise। मतलब लॉन्गिट्यूडनली तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती हैं, लेकिन लैटिट्यूडली स्ट्रेच होना चाहती हैं। देखो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यहाँ पे डिस्टेंस
यहाँ पर डिस्टेंस एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दूर जा रही हैं। विड्थ वाइज कहो या लैटिट्यूडली कह देना इसको, मैं थोड़ा शॉर्ट सिंपल भाषा लिख रहा हूँ। विड्थ वाइज आप स्टैंडर्ड लिखना चाहो तो आप इसमें लैटिट्यूडली लिख सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनली तो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, लैटिट्यूडनली स्ट्रेच होती हैं। विड्थ वाइज विच डिफाइन फोर्स ऑफ रिपल्शन। भाई ये फोर्स ऑफ रिपल्शन को तो डिफाइन कर रहा है, ये लाइंस एक दूसरे से दूर जा रही हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए जल्दी से, इजी सी प्रॉपर्टी है जिन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना, उन पर ध्यान देना सिर्फ, बाकी सारी बातें आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं वैसे तो। नंबर 6, द क्राउडनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन पास होंगी, जो भीड़ भाड़ होती है लाइन्स की, वो आपको बताती है। क्राउडनेस मतलब जितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, जितनी ज़्यादा लाइन्स पास होंगी, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और लाइन्स जहाँ दूर होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। यहाँ समझिए, यहाँ से जब ये हमारे फील्ड लाइन्स निकलती हैं चार्जेस के पास से, तो यहाँ ये बहुत पास होती हैं, लेकिन जैसे जैसे दूर जाती हैं इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पर पास है, दूर जाते जाते इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। देखो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी ज़्यादा हो गई है, यहाँ डिस्टेंस ज़रा सी थी, यानी जहाँ पर डिस्टेंस कम है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, यानी चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और चार्ज से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब कुल मिला के ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, ये बताती है कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये डिस्टेंस बीच की जितनी कम होगी, यानी लाइन जितनी पास होंगी, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लाइन जितनी दूर होंगी वहाँ पर उतना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, तो ये जो हमने आज प्रॉपर्टी स्टडी की है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रखनी है सभी। ठीक है, तो नोट कीजिए बराबर से। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, नोट कीजिए। हो गया होगा, चलिए नोट क्या करें, मिटा दिए मैंने आपसे। बैक करके नोट कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो, वीडियो पॉज कीजिए, बैक कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारा, ठीक है, डेरिवेटिव पार्ट। आप जरा से नोट कीजिए, पहले मैं बैक करके नोट कीजिए एक बार, मैं तब तक इसमें मार्कर को इंक फिल कर देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली इंक हमारी गड़बड़ हो गई है। चलिए इसी से काम चलाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ये दो पार्ट में स्टडी करना है, एक्सियल AXIAL एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल प्लेन पर, दो तरह से स्टडी हमें करना है। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पर हमारा एक ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, यहाँ बनाते हैं इसको, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल का पूरा कॉम्बिनेशन में बनाया है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा होगा, ये L डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी L डिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल बना हुआ है। ये -Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है। ठीक है, हमें फाइंड करना है इस इलेक्ट्रिक डायपोल की सेंटर से, यहाँ से सेंटर से R डिस्टेंस पर, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टोटल इस पूरे डायपोल की वजह से, ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये जो केस है ना, ये एक्सियल पोजीशन पर है। ये जो पॉइंट आपने लिया है इस डायपोल के एक्सिस पर लिया है, इसका एक्सिस ये है, इसके एक्सिस पर लिया है। तो ये पहला वाला केस हम स्टडी कर रहे हैं, एक्सियल पोजीशन वाला केस 1 हम स्टडी कर रहे हैं, एक्सियल पोजीशन। तो जो हमारा पॉइंट है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो एक्सियल पोजीशन पर, यानी इसके एक्सिस पर ही है। मान लीजिए P पॉइंट है हमारा। चलिए,
तो फटाफट से निकालते हैं दोनों चार्जेस की वजह से। जो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास दो चार्ज हैं, इसकी वजह से निकाल लीजिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसकी वजह से निकालिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और दोनों को कंबाइन कर लीजिए, मिला लीजिए, तो इससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल कर आ जाएगा। इसकी वजह से निकालेंगे प्लस क्यू की वजह से, माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड करेंगे कंबाइन करके दोनों को। उससे पहले हम इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो ये जो आर डिस्टेंस है ना, वो सेंटर से है, यहाँ से आर डिस्टेंस, चार्जेस से कितनी कितनी डिस्टेंस है वो हम पहले फाइंड कर ले रहे हैं। तो मान लीजिए ये जो प्लस क्यू चार्ज है हमारा, इससे डिस्टेंस कैसे निकालोगे भाई? देखो टोटल डिस्टेंस आर है, इसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर दो, ये डिस्टेंस कितनी है, ये है एल, यानी ये हो जाएगी आर माइनस एल। ध्यान से देखना, ये टॉपिक समझ में आपको आ गया तो डेरिवेशन आसान है, डायग्राम समझ में आना चाहिए आपको। माइनस क्यू चार्ज से निकालनी है डिस्टेंस कितनी आएगी, इस पॉइंट की डिस्टेंस माइनस क्यू चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी आ रही है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो आर है, इसमें ये डिस्टेंस अगर हम प्लस कर दें, तो यहाँ से यहाँ तक तो आर है ही है ना, इसमें ये डिस्टेंस अगर हम प्लस कर देंगे तो नेट डिस्टेंस निकल के आ जाएगी आर प्लस एल। ये समझ में आ गया आपको? अरे पूरी डिस्टेंस देखो, सेंटर से डिस्टेंस थी आर, इस पूरी डिस्टेंस में से आपने ये डिस्टेंस को माइनस किया तो बचेगा आर माइनस एल। सेंटर से डिस्टेंस आर है, इसमें ये डिस्टेंस प्लस करोगे तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस एल, यानी प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस है आर माइनस एल, और माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस है आर प्लस एल। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो फटाफट इसको करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लीजिए मैं इसको ई माइनस क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पता होगा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इसको यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। ई इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर आ जाएगा के, क्यू की वैल्यू कितनी है माइनस क्यू अपॉन आर, आर थी चार्ज से डिस्टेंस, तो माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है आर प्लस एल, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। सेम हम निकालेंगे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा ये हम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं ई प्लस क्यू से, इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है आर माइनस एल इसका स्क्वायर। ये के आर प्लस एल था डिस्टेंस, यहाँ से देखो प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितनी है आर माइनस एल, माइनस क्यू से कितनी है आर प्लस एल, आपने ये लगाया है माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस आर प्लस एल और प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस आर माइनस एल। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू ई माइनस क्यू प्लस ई प्लस क्यू, मतलब माइनस क्यू की वजह से कितना चार्ज है और प्लस क्यू की वजह से कितना चार्ज है, दोनों को कंबाइन कर लीजिए। वैसे तो देखो उनका वेक्टर फॉर्म होता है, लेकिन बात समझो यहाँ पर इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। यानी बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में है। जब भी वेक्टर्स एक ही लाइन में होते हैं तो आप उनको डायरेक्टली एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। ये हमने 11th क्लास में स्टडी किया होगा आपने कि जब भी वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है आप उसे डायरेक्टली ऐड कर लीजिए। चलो कर देखिए, वैल्यू लगाते हैं। E इक्वल टू माइनस क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, ये वाली आ रही है के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल इसका स्क्वायर, फिर प्लस क्यू बेस कितनी आ रही है, ये आ रही है के क्यू अपॉन आर माइनस एल इसका स्क्वायर। देखिए ध्यान से, सही लिखा हमने। माइनस क्यू की वजह से कितना है, प्लस क्यू की वजह से कितना है, ठीक है। जो भी इसमें टर्म्स कॉमन है उनको कॉमन ले लीजिए। इसमें के कॉमन है, क्यू कॉमन है, अंदर बचेगा हमारा -1 अपॉन आर प्लस एल इसका स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर माइनस एल इसका स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेते हैं दोनों का, के क्यू एलसीएम आ जाएगा हमारा आर प्लस एल
का स्क्वायर इंटू आर माइनस एल इसका स्क्वायर। ठीक है, ऊपर आ जाएगा हमारा माइनस आर प्लस एल इसका स्क्वायर प्लस आर प्लस एल इसका स्क्वायर। बेसिक मैथमेटिक्स से आपको आती होगी तो एलसीएम वगैरह लेना। आगे चलते हैं। तो E इक्वल टू हो जाएगा, देखिए के क्यू, इसको ओपन आप करेंगे तो समझो बात को, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है तो इसके अंदर के टर्म्स जो है सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। भाई बाहर माइनस लगा ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL होगा, तो जब बाहर माइनस लगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर माइनस का और 2RL प्लस का। सेम यहाँ पर ओपन करेंगे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन में देखिए ये आर प्लस एल का स्क्वायर है, ये आर माइनस एल का स्क्वायर है। मैं कंबाइंड करके दोनों का एक ही स्क्वायर लगा लूँ, ये हो जाएगा आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल इसका कंबाइंड स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 2RL और 2RL जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, ये हो जाएंगे 4RL डिवाइडेड बाई, ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है ना, आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल, आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। इतना नोट कर लीजिए बराबर से, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, हो गया। इसके आगे देखिए, यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स है, यहाँ तक आपका फिजिक्स का टॉपिक था बस, उसके आगे तो मैथमेटिक्स है, केवल आप सॉल्व कर रहे हैं, बस सिंप्लीफाई कर रहे हो। E इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाई, ऊपर आ रहा है देखो 4RL, ध्यान से देखना, मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ क्या, Q तो है ही, इसे हम कर लें 2L इंटू 2R, ये 4RL है ना, 4RL है तो उसको 2L इंटू 2R कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके ही तो आएगा 4RL। अच्छा, फ़ायदा क्या होगा मालूम पड़ जाएगा आपको। देखो नीचे देखो आप आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ रहा है और इसका स्क्वायर, ध्यान से देखो जरा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होने वाली है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आर क्या है, आर है डाइपोल के सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस, एक कंसिडरेबल डिस्टेंस है, एक अच्छी खासी डिस्टेंस है आर। जबकि एल क्या है, एल है डाइपोल के सेंटर से एक चार्ज की डिस्टेंस। आपको अगर याद हो, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्जेस बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पहुंचे थे, इनके बीच की जो ये लेंथ है ना 2L, ये 2L ही बहुत छोटी होती थी, तो L तो और छोटी होगी, और L का स्क्वायर तो बहुत छोटा आ जाएगा, ये छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर आप करते तो और छोटा आता है। L बहुत छोटी क्वांटिटी है पहले से, उसका स्क्वायर करोगे तो इस आर स्क्वायर के कंपैरिजन में तो ये बिल्कुल ना के बराबर है। आर स्क्वायर अच्छी खासी क्वांटिटी, उसका स्क्वायर और बड़ा, L छोटी क्वांटिटी, उसका स्क्वायर और छोटा, तो आर स्क्वायर के कंपैरिजन में L स्क्वायर बहुत छोटी क्वांटिटी है। हम लिख देंगे यहाँ पर बिकॉज L स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन आर स्क्वायर, तो इसलिए हम यहाँ से L स्क्वायर को हटा दे रहे हैं, इसके कंपैरिजन में ये 0 हो गया ऑलमोस्ट, तो यहाँ से हमने L स्क्वायर को नेग्लेजिबल मानकर छोड़ दिया है। ये बात समझ में आपको आ रही है ना। देखो L स्क्वायर बहुत छोटी क्वांटिटी, आर स्क्वायर बहुत बड़ी क्वांटिटी है। मान के चलो मैंने 1000 में या 10,000 में मैं प्लस कर रहा हूँ 0.000001, तो आंसर क्या लिखोगे आप, 10,000.000001 या नियरली अबाउट आप इसको 10,000 ही तो कहोगे, 10,000 ही कहोगे, तो वही चीज़ है। इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी क्वांटिटी है हमारी, L स्क्वायर बहुत छोटी क्वांटिटी आर स्क्वायर कंपैरिजन में, इसलिए L स्क्वायर को हमने छोड़ दिया है। तो यहाँ से आ जाएगा E इक्वल टू के, देखो ये क्या चीज़ आ रही है, लास्ट लेक्चर अगर आपने किया है तो आपको पता होगा, Q इंटू 2L ये डाइपोल मोमेंट था, ये आ जाएगा K इंटू पी इंटू 2R अपॉन R की पावर 4, एक R से कट जाएगा R की पावर 3 टाइम्स, फॉर्मूला आ गया E इक्वल टू के इंटू 2P अपॉन R क्यू, E इक्वल टू के इंटू 2P अपॉन R क्यू। समझ में आ गया।
E=K×2p/r³। ये है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऑन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पर कितना होगा, नोट करें से आप लोग। तो हम देखेंगे कि इक्वेटोरियल प्लेन पर क्या होगा ना, एक्सिस पे तुमने बात कर ली। हम देखेंगे सेकंड केस इसका, है ना। इसे रेस कर देना, डायग्राम को भी बना लिया होगा आपने। ये जो हमारा केस 2 है वो है कि भाई इक्वेटोरियल प्लेन पर क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन पर, ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। अब पहली बात तो इक्वेटोरियल प्लेन क्या आपको अगर ये पता है तो आगे बढ़ना ठीक है, अदरवाइज पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ इक्वेटोरियल प्लेन। देखो मान लीजिए हमारे पास ये हमारा डायपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही क्यू चार्ज है, मतलब प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है। और सेंटर से दोनों डायपोल के बीच की डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस देखा जाए सेंटर से, तो ये L और L है, मतलब टोटल लेंथ 2L है, चार्जेस की टोटल लेंथ 2L है। ओके, मान लीजिए इस कि ये जो एक्सिस है इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस या नॉर्मल, बहुत से नाम इसके होते हैं। अगर हम कोई प्लेन ऐसा ले रहे हैं जो प्लेन इस एक्सिस से होकर जा रहा है, ध्यान चलेंगे, एक प्लेन हमने ऐसे लिया जो प्लेन इस एक्सिस से क्रॉस करके जा रहा है, इस प्लेन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। मतलब इस प्लेन पर कहीं भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ पूरा, अगर आपने इक्वेटोरियल प्लेन पर कोई पॉइंट लिया है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हम ये स्टडी करने जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया है P पॉइंट, ये P पॉइंट है, और यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। चलिए यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है, मान लीजिए डिस्टेंस है R, सेंटर से R डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल प्लेन पर हमने पॉइंट लिया है P, और यहाँ पता करना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो पहले हम फाइंड करेंगे माइनस क्यू चार्ज की वजह से, फिर फाइंड करेंगे प्लस क्यू चार्ज की वजह से, दोनों को कंबाइन करेंगे, वही पुराना टॉपिक सेम। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज और पॉइंट के, ये जो मिलाने वाली लाइन है इसी के अलोंग होता है, और जिधर फोर्स लगता है उसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस लाइन के अलोंग होगा, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस लाइन के अलोंग होगा, इस वाले चार्ज की वजह से। भाई प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के अलोंग लगेगा, और माइनस क्यू की वजह से इस लाइन के अलोंग लगेगा। और बात समझिए, प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, ध्यान से देखने का होगा। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बाकी डेरिवेशन तो आसान है इसका भी। यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ E प्लस क्यू जो आ रहा है वो इस तरफ आ जाएगा, लेकिन E माइनस क्यू जो आएगा वो तो इधर आएगा ना, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। समझ रहे हैं आप लोग? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इस वाले केस में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही लाइन में नहीं है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ वेक्टर लॉ हमको फॉलो कराने पड़ेंगे। चलो और देखते हैं, थोड़ा सा कुछ और बात करते हैं इस पर। फिलहाल देखिए ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस L है, ये एंगल 90 का बन रहा है पर इक्वेटोरियल प्लेन है। तो ये डिस्टेंस यानी कि इस माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस, क्या ये अंडर रूट R² प्लस L² हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनियस ही तो है। सेम यहाँ भी हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी वही आएगी, अंडर रूट R² प्लस L², R² प्लस L²। ये डिस्टेंस भी वही, ये डिस्टेंस भी वही, सेम डिस्टेंस आ रहे दोनों। चलिए फटाफट से निकालते हैं। माइनस क्यू से डिस्टेंस, प्लस क्यू से डिस्टेंस, ये R² अंडर रूट R² प्लस L²। तो फटाफट से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। E माइनस क्यू इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा KQ/R²।
वो लिखा है अपने ऊपर के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है जरा यहाँ पे देखिए, आर है ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो एक बात समझ लीजिए आप लोग, जब भी कभी हम लोग माइनस या प्लस का जिक्र करते हैं तो हम डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करते, डायरेक्शन अपने आप निकल के आ जाती है। लेकिन जब आपने यहाँ ऑलरेडी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने डायग्राम बनाया है कि माइनस क्यू से अंदर की तरफ होगा, प्लस क्यू से बाहर की तरफ होगा, और इसी को हम वेक्टर लॉ से सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी डायरेक्शन को हम इसमें इंक्लूड कर चुके हैं, तो अब यहाँ माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं है। अरे बात समझिए, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, प्लस मतलब बाहर की तरफ होता है, तो वो तो आप ऑलरेडी यहाँ ले चुके हो ना, तो अब यहाँ पर माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका डेरिवेशन गलत हो जाएगा, नहीं तो दोनों को एक जगह एक बार कर लोगे तो यहाँ भी कर लोगे माइनस, यहाँ भी कर लोगे तो गलती हो जाएगी। इसलिए जब आप यहाँ कंसिडर कर चुके हो तो यहाँ पर आपको माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब खैर ये आ गया ई माइनस क्यू, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको निकालेंगे, हो जाएगा E प्लस क्यू इक्वल टू के, सेम फॉर्मूला Q अपॉन अंडर रूट, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर था, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, Q अपॉन आर स्क्वायर है ना, हमने केवल डिस्टेंस लगाई थी, इसका स्क्वायर नहीं करता, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसका भी स्क्वायर होगा Q अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों के लिए, मतलब हम कह सकते हैं फाइनली कि जो E माइनस क्यू है और E प्लस क्यू है, ध्यान से देखो सारी चीज़ें इक्वल आ रही हैं इसके लिए, के क्यू बाई दिस टर्म, सेम यहाँ के क्यू बाई दिस टर्म, ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं E माइनस क्यू और E प्लस क्यू दोनों ही बराबर हैं, और इसको मान लीजिए कि ये E है। ठीक है, इसको ब्रीफली हम लोग E लिख दे रहे हैं। E माइनस क्यू की वैल्यू और E प्लस क्यू की वैल्यू बराबर आ रही है, वैल्यू बराबर है, डायरेक्शन अलग अलग है, वैल्यू बराबर आ रही है, तो ये आ गया E, क्योंकि हम लोग इसको मोड लगा दें, ठीक है, इसका मोड बराबर है, इक्वल टू हो गया E, और इसकी वैल्यू मान ले रहे हैं यार, ये इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार, के अपॉन, देखो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वैल्यू निकल के आ रही है फिलहाल के लिए भी, अभी दोनों की अलग अलग वैल्यू है, मैं इसको केवल ई क्यू लिख दे रहा हूँ बस, ई माइनस क्यू ई प्लस क्यू ने लिखकर केवल ई क्यू लिख दे रहे हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये बात समझ सबको आ रही है ना इजीली, तो लास्ट टॉपिक जैसे ही है अभी एक्सेल वाले जैसे ही है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं इस चीज़ को यहाँ दोबारा बना रहा हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है इधर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है इधर, ये है ई प्लस क्यू और ये है ई माइनस क्यू, तो दोनों को ही हम क्यू लिख दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमने कहा है कि ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू का जो मोड है, मतलब जो वैल्यू है वो बराबर है, ई क्यू है, मैं दोनों को ई क्यू लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए एक मैंने वर्टिकल डायरेक्शन यहाँ पर मेंशन की है, वर्टिकल डायरेक्शन, और ऐसे ही एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ मेंशन कर। नाउ लिसन केयरफुली, मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, सपोज कीजिए, और यहाँ पर मैं एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। जब ये एंगल थीटा, देखना ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये थीटा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, मतलब यहाँ एंगल आ गया थीटा। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा इसको देखिए, ये एंगल थीटा, भाई देखो ये साइड बराबर इसके, तो ये एंगल भी तो बराबर होगा इसके, जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना हमारा, ये दो साइड बराबर हैं तो सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा। अच्छा ये थीटा है तो ज़रा ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो जब ये थीटा है तो इसके ऊपर वाला ये एंगल भी थीटा हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। आपने लाइन से एंगल्स नहीं पता समझ में क्या आएगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। सेम यहाँ पर जब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत, ये थीटा आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस EQ और इस EQ के दो कंपोनेंट पॉसिबल हैं अगर आप इसे रिजॉल्व करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग।
तो इस ई क्यू का इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा ई क्यू साइन थीटा, और ऐसे ही इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा ई क्यू कॉस थीटा। ये ऊपर वाले को रिजॉल्व किया आपने। सेम इसको नीचे वाले कर सकते हैं, इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आ जाएगा ई क्यू साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा ई क्यू कॉस थीटा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ई क्यू साइन थीटा से ई क्यू साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो सिर्फ इस तरफ आ रहा है। इसके वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देना क्योंकि बराबर हैं। ई क्यू साइन थीटा ऊपर की तरफ, ई क्यू साइन थीटा नीचे की तरफ, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर ई क्यू कॉस थीटा, ई क्यू कॉस थीटा मिलाकर हो गया 2 कॉस थीटा। यानी नेट, ये सब बातें डायग्राम में आपको करनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इक्वल टू आएगा 2 cos थीटा। ये डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में एक इधर लग रहा था, एक इधर, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एटलीस्ट सेम थी, डायरेक्शन अलग थी, लाइन ऑफ एक्शन सेम थी। यहाँ पर इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ये अलग है, डायरेक्शन दोनों की अलग है, थीटा एंगल बीच में आ रहा है दोनों। तो ऐसे करना पड़ेगा भाई हमको। ठीक है, अब फटाफट से वैल्यू लगाते हैं इसमें। 2 की वैल्यू हमें पता है, ये रही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू अपने लगाई ई क्यू की। कॉस थीटा को देखिए जरा, इस डायग्राम में देखिए ध्यान से। इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, तो इसके लिए ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, बेस हाइपोटेनस। अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा निकालना चाहूँ तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू बेस कितना है एल, और हाइपोटेनस कितना है √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगी। कॉस थीटा की इस वैल्यू को भी आप यहाँ लगा दीजिए, बिकॉज थीटा हमें पता थोड़ी होगा क्वेश्चन में, थीटा हमारे यहाँ मेंशन नहीं होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सिर्फ मेंशन होगा कि डायपोल कितना है हमारे पास, या डायपोल मोमेंट दे रखा होगा, और इससे सेंटर से डिस्टेंस दे रखा होगी। थीटा हमको दिया नहीं होगा, इसलिए हमें थीटा को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा की इस वैल्यू को आप यहाँ लगा दीजिए बराबर से। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारी L अपॉन √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। पॉज कीजिए, नोट कीजिए, नोट जरूर किया करो, ठीक है। हो गया। यहां से आगे देखिए जरा, ये हो गया E इक्वल टू, देखो ये 2Q और L कुछ होता है ना, 2QL, अरे Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, डायपोल मोमेंट P, साथ में K आपका है ही नहीं, समझ में लिख लो पहले, Q इंटू 2L ऐसे लिख लो, ठीक है। अब तो खुश हो, Q आ गया, 2L आ गया, ऊपर K आ गया। ये चार चीज़ें थी, ऊपर Q था, 2L था और K था, Q, K और 2L ऊपर आ गए, K, Q और 2L। डिवाइड में क्या बच रहा है, यहाँ देखो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, और ये है √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब यहाँ r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 है। अंडर का मतलब पावर 1/2 होता है ना, यहाँ पावर 1 है सेम बेस पर, और इसी बेस पर पावर यहाँ 1/2 है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 और 1/2 हो जाएंगे, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1 और 1/2 हो गए 3/2। अरे एक और आधा कितना होगा, 1.5, 1.5 ही तो होगा, उसे तुम 3/2 लिखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही है यहाँ तक। हमने क्या किया, यहाँ पर 2QL ऊपर लिख दिया, K लिख दिया, और ये दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1 है, यहाँ r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 है, कंबाइन करके होगी पावर 3/2। आगे बढ़ते हैं, E इक्वल टू हो जाएगा K, ये है P, अब तो दिख रहा है क्लियरली P। यहाँ वही सेम कॉन्सेप्ट, r स्क्वायर बहुत बड़ी क्वांटिटी है, काफ़ी बड़ी डिस्टेंस है, इसके कंपेरिजन में एल स्क्वायर बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो एल स्क्वायर को आप नेग्लेजिबल मानकर छोड़ देंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर की पावर 3/2, r स्क्वायर की पावर 3/2, बिकॉज रीजन डाल देंगे ब्रैकेट में, बिकॉज r स्क्वायर, या समझिए एल स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन r स्क्वायर, इसलिए आपने एल स्क्वायर को यहाँ से हटा दिया है। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर की पावर 3/2 ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर्स का,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू आ जाएगा के पी अपॉन आर क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप उसे अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।